जय हिंद दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर में आपका स्वागत है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कई वर्षों से चली आ रही न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन और पेंशन भुगतान से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन अब एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद पेंशन संगठनों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी आवाज अब कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाई गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मुलाकातों और आश्वासनों का परिणाम वास्तव में कोई सरकारी आदेश, अधिसूचना या पेंशन में ठोस बढ़ोतरी के रूप में सामने आएगा? क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए केवल आश्वासन काफी नहीं है। उन्हें अपने बैंक खाते में मिलने वाली राशि में वास्तविक बदलाव चाहिए। उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपनी दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्च के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी न हो। इसीलिए आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि उपलब्ध जानकारी, आंदोलन की मांगों और सरकार से जुड़े दावों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह और उसके साथ महंगाई भत्ते की मांग करते रहे हैं। इसके साथ ही मुफ्त या बेहतर चिकित्सा सुविधा और इसकी चिकित्सा पेंशन व्यवस्था में सुधार की मांग भी लगातार उठती रही है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि आज की महंगाई में बहुत कम मासिक पेंशन पर जीवन चलाना बेहद कठिन है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 70, 75, 80 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार और ईपीएफओ की ओर से पेंशन व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने की आवश्यकता बताई जाती रही है। यही वह जगह है जहां असली विवाद पैदा होता है। पेंशन भोगी कहते हैं कि बीजेपी के कैसा है कि तरीके से 200 परिवार को पेंशन देखा के उन्होंने अपने कामकाजी जीवन में योगदान दिया है और अब उन्हें सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, जबकि व्यवस्था के सामने वित्तीय दायित्व और फंड की दीर्घकालिक स्थिरता का सवाल है। लेकिन आज का सवाल यह है कि इन दोनों के बीच ऐसा रास्ता कब निकलेगा जिससे बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिल सके और पेंशन फंड भी लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। 5 अगस्त के जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद पेंशन आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कई राजनीतिक प्रतिनिधियों से संपर्क करने की बात कही है। इसी क्रम में सांसद अनिल बोंडे से मुलाकात और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पेंशन भोगियों की मांग पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी सांसद द्वारा किसी मुद्दे को सरकार के वरिष्ठ मंत्री तक पहुंचाना निश्चित रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मुद्दे की मौजूदगी को दर्शाता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक लिखित निर्णय सामने नहीं आता, तब तक इसे अंतिम समाधान मानना सही नहीं होगा। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि कई बार उन्हें अलग अलग स्तरों पर आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय की प्रक्रिया लंबी होती चली जाती है। इसलिए इस बार आंदोलनकारी संगठनों की नजर केवल बैठकों पर नहीं बल्कि उस अंतिम सरकारी फैसले पर है जिसके बाद पेंशन की राशि में वास्तविक बदलाव दिखाई दे। इसी तरह 5 अगस्त के आंदोलन के दौरान कुछ सांसदों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के समर्थन की भी चर्चा हुई। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के सामने भी पेंशन भोगियों की समस्याएं रखी गईं और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का दावा भी सामने आया है, जिसमें पेंशन से जुड़े मुद्दे को वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच विचाराधीन बताए जाने की बात कही गई है। अब यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर किसी बैठक में यह कहा जाता है कि किसी विषय पर संबंधित मंत्रालय विचार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि पेंशन बढ़ाने का फैसला हो चुका है। फैसला तभी माना जाएगा जब सरकार की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश, अधिसूचना, कैबिनेट निर्णय या संबंधित विभाग का लिखित आदेश सामने आए। इसीलिए पेंशन भोगियों को आश्वासन और आधिकारिक घोषणा के बीच का यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। अब बात उस मांग की जो इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है, 7,500 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कम पेंशन पर गुजारा करना संभव नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है, अस्पताल आने जाने का खर्च बढ़ता है और परिवार पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। ऐसे में उनका सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र में काम किया और पेंशन योजना में योगदान दिया, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे इतनी कम राशि पर कैसे गुजारा करना चाहिए? दूसरी ओर सरकार के सामने यह भी सवाल है कि यदि न्यूनतम पेंशन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाता है तो अतिरिक्त वित्तीय भार कितना होगा और उसे किस स्रोत से पूरा किया जाएगा?
इसीलिए यह केवल राजनीतिक इच्छा का विषय नहीं बल्कि वित्तीय नीति का भी बड़ा सवाल है। यही वजह है कि सरकार की ओर से यदि कोई फैसला आता है तो उसके पीछे वित्तीय गणना और प्रशासनिक प्रक्रिया का होना जरूरी होगा। अब आते हैं पेंशन भुगतान से जुड़ी शिकायतों पर। देश के अलग अलग हिस्सों से समय पर पेंशन क्रेडिट न होने, बैंक खाते में भुगतान में देरी, जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी दिक्कतों और डिजिटल प्रक्रियाओं में परेशानी की शिकायतें समय समय पर सामने आती रही है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल व्यवस्था हमेशा आसान नहीं होती। कई वरिष्ठ नागरिकों को मोबाइल, बायोमेट्रिक, बैंकिंग और ऑनलाइन पोर्टल की प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है। यदि किसी कारण से जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होता या रिकॉर्ड में कोई तकनीकी समस्या आती है तो पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित पेंशन भोगी को अपने बैंक और ईपीएफओ कार्यालय से स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए और उपलब्ध आधिकारिक शिकायत प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि कई बार तकनीकी समस्या को भी बड़ी साजिश के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। असली स्थिति जानने का सबसे सुरक्षित तरीका संबंधित बैंक और ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी लेना है। इसी के साथ हायर पेंशन का मुद्दा भी लंबे समय से महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच हायर पेंशन विकल्प को लेकर काफी चर्चा हुई। इसके बाद ईपीएफओ ने पात्र सदस्यों के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई लोगों को दस्तावेज, विकल्प, गणना, नियोक्ता की पुष्टि और रिकॉर्ड से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए हर पेंशन भोगी के मामले को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। किसी व्यक्ति का हायर पेंशन के लिए पात्र होना उसके सेवा रिकॉर्ड, योगदान और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर किसी पेंशन भोगी को लगता है कि उसका मामला लंबित है तो उसे आधिकारिक ईपीएफओ रिकॉर्ड और शिकायत प्रणाली के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या 18 अगस्त के बाद आंदोलन और तेज होगा? पेंशन संगठनों की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अलग अलग राज्यों में धरने, ज्ञापन और प्रदर्शन की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पेंशन भोगियों और उनके परिवारों से एक जरूरी अपील है कि किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले स्थानीय प्रशासन और संगठन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना की पुष्टि जरूर करें। सड़की संबरबी, जाम, हिंसक प्रदर्शन या किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से बचना चाहिए। अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से उठाना ही सबसे प्रभावी रास्ता है। सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन अपनी सुरक्षा और कानून का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल सरकार से भी है। अगर सरकार यह मानती है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है, तो क्या कोई ऐसा व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जा सकता है जिसमें न्यूनतम पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए? क्या महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोई इंडेक्स आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है? क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है? क्या पेंशन भुगतान की डिजिटल व्यवस्था को इस तरह सरल बनाया जा सकता है कि 75 या 80 साल के व्यक्ति को तकनीकी समस्या के कारण बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े? ये सवाल केवल आंदोलनकारी संगठनों के नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़े सवाल हैं। और अब बात उस उम्मीद की जो लाखों पेंशन भोगियों के मन में है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के स्तर पर वास्तव में इस विषय पर चर्चा चल रही है तो पेंशन भोगी चाहते हैं कि इस चर्चा का परिणाम जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि सरकार न्यूनतम पेंशन पर क्या विचार कर रही है, वित्तीय बोझ कितना है, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और निर्णय लेने की समय सीमा क्या हो सकती है। केवल ये कहना कि मामला विचाराधीन है बुजुर्गों की चिंता खत्म नहीं करता। दोस्तों, 18 अगस्त 2026 को ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा एक बार फिर देश की चर्चा में है। 5 अगस्त का जंतर मंतर आंदोलन, उसके बाद नेताओं और सांसदों की मुलाकातें, सरकार तक पहुंचाई गई मांगें और आगे के आंदोलन की तैयारियां यह बताती हैं कि पेंशन भोगी इस विषय को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी है, सरकार का आधिकारिक निर्णय। जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता तब तक 500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते को मंजूर मानना सही नहीं होगा। इसी तरह पेंशन रोकने, सर्वर में गड़बड़ी या बड़े पैमाने पर 50% पेंशन होल्ड होने जैसे दावों की भी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। अंत में दोस्तों, ये लड़ाई केवल एक रकम की लड़ाई नहीं है,
ये सवाल है कि अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग को देने वाले बुजुर्गों को सेवानिवृत्ति के बाद कितनी आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार के सामने भी जिम्मेदारी है और पेंशन संगठनों के सामने भी। सरकार को पारदर्शी तरीके से बताना होगा कि मांगों पर उसकी नीति क्या है और पेंशन संगठनों को भी अपने दावों को प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि अब पेंशन भोगी केवल आश्वासन नहीं चाहते, वे परिणाम चाहते हैं। इसीलिए 18 अगस्त की इस महत्वपूर्ण घड़ी में नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। क्या 7-500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग पर कोई ठोस फैसला आएगा? क्या पेंशन भुगतान की समस्याओं का स्थायी समाधान होगा? क्या हायर पेंशन से जुड़े लंबित मामलों में तेजी आएगी? और क्या बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई नई व्यवस्था बनेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों की आधिकारिक कार्रवाई से मिलेगा। तब तक इस मुद्दे पर अफवाह नहीं, प्रमाणित जानकारी पर भरोसा कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पेंशन नाउ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन पेंशन भोगियों तक जरूर पहुंचाएं जिनके लिए यह मुद्दा सीधे उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जय हिंद।